we will be learning something called respiration. रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होता है, रेस्पिरेशन के तरीक़ेकार कैसे हैं ऑर्गेनिजम्स में, और इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, हम उन सब पे बात करेंगे. टेक्निकली वी मे कॉल दिस रेस्पिरेशन ए कार्बन ट्रीट. इट्स बेसिकली ट्रीट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स टू मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स. लेकिन रेस्पिरेशन पे डायरेक्टली जाने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सपोज टू स्टडी अंडर दिस हेडिंग. हम पहले बात करेंगे रेस्पिरेशन का, कि रेस्पिरेशन होती क्या है. Then respiration versus photosynthesis. What is the relationship between respiration and photosynthesis? So we will try to decipher this relationship. And then we will move further into the dynamics of respiration, and we will be decoding the steps of respiration. And under this heading, we will be breaking down this respiration process into steps such as glycolysis, Krebs cycle, and third most important step, electron transport chain and oxidative phosphorylation. These three steps ultimately constitute the process of respiration. लेकिन हम पहले समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन होती क्यों है और ज़रूरी क्यों है. हमें पता है कि हर एक सेल जो मेटाबॉलिकली एक्टिव है उसको कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. एवरी लिविंग सेल दैट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव डज नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी. लेकिन ये कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी आती कहाँ से है? ये आती है photosynthesis से. Because photosynthesis is the process wherein food substrates are formed. जहाँ पे फूड सबस्ट्रेट बनता है वही फूड सबस्ट्रेट अल्टीमेटली रेस्पिरेशन में टूटता है और एनर्जी रिलीज करता है. Therefore हमने कहा कि there is definite relationship between respiration and photosynthesis. क्योंकि respiration is a process. If we define respiration, तो respiration is a catabolic process. It's a catabolic process wherein जहां पे क्या होता है, complex food substrate is broken down into simpler and soluble forms with the concomitant release of ATP and NADH. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो फूड सबस्ट्रेट हमारे पास होता है, जिसको हम कभी कभी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी कहते हैं, उस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होता है. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इसकी ब्रेकडाउन होती है सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म्स में, और एक्स्ट्रा इससे हमें क्या निकलता है, एटीपी और NADH. हर एक लिविंग सिस्टम को चलाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एटीपी. इसीलिए हर सेल ने क्या काम किया, एनर्जी को रिट्रीव करने के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस इवॉल्व किया. ठीक है. फोटोसिंथेसिस में हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बनता है. प्लांट्स में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट सुक्रोज है. दैट मीन्स सुक्रोज इज ब्रोकन डाउन. बट इन एनिमल्स सुक्रोज की जगह हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, इट्स अ ग्लूकोज. रेस्पिरेशन स्टार्ट एनिमल्स में ग्लूकोज से होगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी ग्लूकोज से होगी, बट इन प्लांट इट विल ऑलवेज बिगिन विद द सुक्रोज. ठीक है. तो रेस्पिरेशन में होता क्या है, सुक्रोज टूटता है इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू फॉर्म सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स with the production of ATP and NADH. This energy, ATP and NADH, is basically the energy, and this energy is used to derive various metabolic activities within the cell. ये हमारे पास रेस्पिरेशन का लेखा जोखा है कि रेस्पिरेशन
कुछ भी नहीं, एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कम्प्लेक्स फूड सबस्ट्रेट टूटता है सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स में विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी रिलीज्ड इज लेटर ऑन यूज्ड टू डिराइव वेरियस अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल, जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहाँ कहाँ लग सकती है? वो मूवमेंट में लग सकती है, वो रिप्रोडक्शन में लग सकती है, वो मसल कंट्रैक्शन में लग सकती है, वो अपटेक ऑफ मिनरल आयंस में लग सकती है, वो मियोसिस माइटोसिस में लग सकती है, प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में लग सकती है। मतलब इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक पर्पसेस। जहाँ जहाँ सेल को ज़रूरत है इस एनर्जी की, ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में वहाँ सप्लाई की जाएगी और इस्तेमाल की जाएगी। यहाँ तक क्लियर? अब रेस्पिरेशन वर्सेस फोटोसिंथेसिस का हमारा इशू भी सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन इज डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। जब तक फूड सबस्ट्रेट नहीं बनेगा तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस आगे नहीं चलेगा। दिस इज ट्रू इन केस ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। एनिमल्स में क्यों? क्योंकि एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, देयरफॉर दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। अगर एनिमल प्लांट पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, दैट मीन्स अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, फूड नहीं बनेगा और एनिमल भी फूड कंज्यूम नहीं कर पाएगा। जब एनिमल फूड कंज्यूम नहीं कर पाएगा, जो रिजर्व फूड जो स्टोर्ड है उसी में रेस्पिरेशन होगी, अल्टीमेटली द रेस्पिरेशन विल स्टॉप। ठीक, अब उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेप्स, रेस्पिरेशन के कितने स्टेप्स है। हमने देखा कि रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन है, बट दिस ब्रेकडाउन इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस, it's a complex process which in turn includes glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain and oxidative phosphorylation. लेकिन हमारी आज की डिस्कशन में we will be restricting ourselves to this concept, the concept of glycolysis, the concept of glucose breakdown. आज हम सिर्फ ग्लाइकोलिसिस पे बात करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम क्रेब्स साइकिल पे भी बात करेंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन पे बात करेंगे। ठीक है, तो जो पहला कैटाबॉलिक इवेंट जो रेस्पिरेशन में है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। If you look at the word glycolysis, this word is basically derived from two Greek words. एक का glycos है and then the next word is lysis. It's a combination of two words, glycos and lysis. These are Greek words. Glycos का मतलब हो गया sugar and lysis certainly means breakdown. तो इस लफ्ज से हमें पता चलता है कि इस ग्लाइकोलिसिस में ब्रेकडाउन भी है और शुगर भी है। दैट मीन्स दिस ग्लाइकोलिसिस इज ब्रेकडाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। और वो शुगर मॉलिक्यूल बनता कब है? वो शुगर मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस में बनता है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विल गिव राइज टू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज नथिंग बट अ शुगर मॉलिक्यूल। ठीक, or this sugar molecule, this hexose sugar molecule, glucose, is broken down in the process of glycolysis. Glycolysis is nothing but it is glucose breakdown, and this glucose is broken down into two molecules of 3 carbon compound, and that 3 carbon compound is pyruvate, or sometimes we call it pyruvic acid. अब हमारे पास क्लियर हो गया कि जो ग्लाइकोलिसिस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है एंड दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। वो 2 मॉलिक्यूल कौन से हैं? पाइरुवेट। पाइरुवेट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। इफ वी लुक एट इट्स केमिकल फॉर्मूला, इट इज CH3COCOO. दिस इज पाइरुवेट। देयर आर जस्ट 3 कार्बन एटम्स, 1, 2 एंड 3। ग्लूकोज, इसमें 6 कार्बन है, 6 कार्बन आर स्प्लिट इनटू 2 कार्बन कंपाउंड्स, वो पाइरुवेट है। अब ये स्प्लिट इतना सिंपल नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हम इसमें थोड़ी देर बाद जाएंगे कि ये टूटता किस तरह है। देयर आर 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड. दिस converting glucose into pyruvate is not a simple step. It's a multi-step process wherein as many as 10 enzymatic reactions involved. कितनी enzymatic reactions involved है? 10 enzymatic reactions. उन 10 enzymatic reactions के बाद ये 6 कार्बन कंपाउंड जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पाइरुवेट में। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। तो पाइरुवेट, एक पाइरुवेट में हमारे पास 3 कार्बन है
तो 2 पाइरूवेट में ऑब्वियसली 6 कार्बन है। तो कार्बन सोर्स इनिशियली क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज, और हमारे पास ग्लूकोज ब्रेकडाउन के बाद भी हमारे पास 6 कार्बन आते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ पाइरूवेट, एंड देयर आर 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड। ठीक, अब हमने देखना है देयर आर सर्टेन सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोलिटिक पाथवे। पहला सेलिएंट फीचर ये है, इट इज अ यूनिवर्सल पाथवे। दैट मीन्स this pathway is common to both aerobic as well as anaerobic modes of respiration. Universal because of the fact that this pathway is common to both aerobic as well as anaerobic mode of respiration. अब ये aerobic और anaerobic mode of respiration क्या होता है? जब फूड मॉलिक्यूल या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट टूटेगा इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स में इन प्रेजेंस ऑफ oxygen, we call that mode as aerobic respiration. But if this breakdown is incomplete and oxygen independent, we call that respiratory process as anaerobic, wherein there is no involvement of oxygen molecules. ठीक है, तो glycolysis is universal pathway, means that it is involved in both the events of respiration, be that aerobic respiration or anaerobic respiration. दूसरी जो बात है ग्लाइकोलिसिस की, वो है इट इज ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। इट इज ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे। उसका मतलब ये हो गया कि ग्लाइकोलिसिस को ऑक्सीजन के साथ कोई लेना देना नहीं है। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, इवन दैट इट विल रन, and if oxygen is not present, even that it will run, it will continue. That means it is oxygen independent. Oxygen होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। अगर ऑक्सीजन है, it will enter into the second step, Krebs cycle, उसके बाद electron transport chain and oxidative phosphorylation। और ऑक्सीजन नहीं है, then it will take the anaerobic course। ये क्या काम करेगा, पाइरूवेट तक ही जाएगा और पाइरूवेट से फिर लैक्टिक एसिड या अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, पहली बात हमने देखा कि दिस ग्लाइकोलिसिस इज ब्रेकडाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड पाइरूवेट, एंड देन वी स्टडीड कि इसके कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर हमने क्या देखा कि यूनिवर्सल पाथवे है, मींस कॉमन टू बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड देन हमने दूसरा देखा ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट पाथवे है कि इसमें ऑक्सीजन की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती, इट विल कीप गोइंग ऑन इवन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इवन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, इट इज साइटोसोलिक पाथवे। साइटोसोलिक, दैट मीन्स दिस पाथवे टेक्स प्लेस विद इन द सेल साइटोप्लाज्म। ये होता कहां पे है, सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है। बट दिस इज ट्रू इन केस ऑफ एनिमल्स एज वेल एज इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जब हम ग्लाइकोलिसिस इन प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस इन प्लांट किंगडम इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली साइटोप्लाज्म। दैट मीन्स कोई दूसरी जगह भी है प्लांट्स में जहां पे सेल साइटोप्लाज्म, जहां पे ग्लाइकोलिसिस हो रही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स में, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स में इट इज ऑलवेज साइटोसोलिक। ये सिर्फ होगी कहां पे, साइटोप्लाज्म में होगी, साइटोसोल में होगी। बट इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में ये प्लास्टिड्स में भी होती है। दिस इज एक्सेप्शन दैट नीड्स टू बी नोटेड डाउन। प्लांट्स में जो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में भी होती है और प्लास्टिड में भी, और प्लास्टिड के स्ट्रोमा में होती है। आपको सिर्फ याद रखना है कि इन प्लांट किंगडम दिस glycolytic pathway or glycolysis is not restricted solely to the cell cytoplasm, but it can also take place in plastid. Plastid जो कॉमन एग्जाम्पल है प्लास्टिड की, वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ग्लाइकोलिटिक साइकिल होता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी ग्लाइकोलिसिस की, चौथी, वो ये होगी, इसमें 10 स्टेप्स है। In totality, there are 10 enzymatic steps. Out of these 10 enzymatic steps, 3 steps. कितने steps? 3 steps. कौन कौन सा? जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, पहला, तीसरा and 10th are irreversible. They are irreversible in nature.
दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड ऑन देयर ओन। कौन कौन सा? पहला, तीसरा, 10th स्टेप, जो हम थोड़ी देर बाद जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे रिएक्शंस को तब हमें पता चलेगा पहला क्या है। पहला स्टेप बेसिकली ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट करता है। तीसरे स्टेप में बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट एंड 10वें स्टेप में हमारे पास पाइवरेट बनता है। ये 3 स्टेप्स क्या है? इरिवर्सिबल है। ये अंडर नॉर्मल सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस रिवर्स नहीं होते। दे कैन नॉट लीड टू द प्रोडक्ट जहां से इनका फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज ग्लाइकोलिसिस की है कि जो 10 स्टेप्स हैं, these 10 steps are carried out by 10 different enzymes। वहां पे कम से कम 10 डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो ये 10 स्टेप्स को कैटलाइज कर रही है। लेकिन जो खूबसूरती वाली बात यह है कि ऑल दीज 10 एंजाइम्स दे आर इन सम सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन विद ईच अदर। इनमें कुछ एसोसिएशन है। वो एसोसिएशन इस कदर की है कि एक एंजाइम का प्रोडक्ट दूसरी एंजाइम का सबस्ट्रेट बनता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं सबस्ट्रेट चैनलिंग। SUBSTRATE सबस्ट्रेट चैनलिंग, CHANELLING सबस्ट्रेट चैनलिंग कॉम्प्लेक्स। ये वो 10 एंजाइम्स हैं ग्लाइकोलिटिक पाथवे की जो विच आर लूजली एसोसिएटेड विद ईच अदर, ठीक है, एंड देन सप्लाइंग देयर प्रोडक्ट्स एज सबस्ट्रेट्स इन द नेक्स्ट स्टेप। थोड़ी देर में हमें पता चलेगा कि वो कैसे होता है। तो उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट चैनलिंग कॉम्प्लेक्स। ये 10 एंजाइम्स 10 स्टेप ग्लाइकोलिटिक के कैटलाइज करती है, एसोसिएशन बनाती है। उस एसोसिएशन को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट चैनलिंग कॉम्प्लेक्स। लेकिन व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? वो ये है कि जब हमारे पास रेडीमेड सबस्ट्रेट मिलेगा वी विल बी एबल टू कट शॉर्ट दैट साइक्लिक ड्यूरेशन। तो साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स जब कोई ऑर्गेनिज्म एक्टिवली इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिसिस में, उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो अगर टाइम ड्यूरेशन साइकिल की कम होगी तो मोर एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, ये हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस फ्रॉम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें कि इसमें कितने इवेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो हमें देखना है। अभी तक हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रोसेस वेयर इन glucose is broken down into 2 molecules of pyruvate, ठीक, and then we studied what are the salient features of glycolysis or glycolytic pathway। और जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने देखना है कि ग्लाइकोलिसिस में जो 10 एंजाइमेटिक स्टेप्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ग्लाइकोलिसिस। ठीक, वो प्लांट ग्लाइकोलिसिस हो या एनिमल ग्लाइकोलिसिस हो, दीज आर लार्जली सिमिलर बट देयर आर सर्टेन माइन्यूट डिफरेंसेस। जो डिफरेंसेस आएंगे हम आपको बताते जाएंगे। तो ग्लूकोज इज बेसिकली 6 कार्बन कंपाउंड। इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। और ये जो 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज है, इट इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ग्लाइकोलिसिस। ठीक, दिस ग्लूकोज will be converted to glucose 6-phosphate। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे यहां ग्लूकोज से फॉस्फेट कहां से आया। अगर हम ग्लूकोज को इन डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, these 6 dots are nothing but these are 6 कार्बन एटम्स। ठीक, तो हेक्सोकाइनेज जो पहला स्टेप है, यहां पे इन्वॉल्व है एंजाइम हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज इज बेसिकली एन एंजाइम विच ट्रांसफर्स फॉस्फेट ग्रुप्स। जो क्या काम करता है? फॉस्फेट ग्रुप के ट्रांसफर करवाता है। वो फॉस्फेट ग्रुप आता कहां से है? वो फॉस्फेट ग्रुप एटीपी से आता है। एटीपी जब टूटेगा वो किसमें टूटता है? एक एडीपी में, एडिनाइन डाइफॉस्फेट, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई। ये वाला जो पीआई है, ये वाला पीआई कहां पे चला गया? ग्लूकोज पे चला गया। अब आप यहां देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, दीज आर 6 कार्बन एटम्स। दिस इज C1, दिस इज C6। तो इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम इन स्टेप 1
glucose is converted into glucose 6-phosphate. That means this phosphate group is added to carbon 6. देखिए अब मैंने यहां पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, ये आप देख रहे हैं यहाँ बिंदु, दिस बिंदु इज नथिंग बट अ फॉस्फेट ग्रुप, और ये फॉस्फेट ग्रुप कहां पे ऐड हुआ है, कार्बन 6 पे, इसीलिए मैंने लिखा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कौन एंजाइम कैटालाइज करती है, कौन एंजाइम कैरी फॉरवर्ड करती है, वो हेक्सोकाइनेस है। हेक्सो मींस 6 कार्बन, हेक्सोज, और काइनेस मींस एन एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स। दिस इज स्टेप 1। ऐसे 9 और स्टेप्स आएंगे। दूसरे स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज आइसोमेराइज्ड। अगर आइसोमेराइजेशन है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी हमारे पास क्या है, इट्स अ 6 कार्बन कंपाउंड। ये बेसिकली क्या है, दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हैज अंडरगॉन आइसोमेराइजेशन टू फ्रॉम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, and the enzyme which catalyzes this particular reaction is phosphoglucoisomerase. It's an isomerization reaction wherein glucose 6 phosphate is converted into fructose 6 phosphate. और आइसोमेराइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे इंट्रामॉलिक्यूलर फंक्शनल ग्रुप्स का ट्रांसफर होता है एक कार्बन से दूसरे कार्बन में। ठीक, इसको कहते हैं स्टेप 2 ऑफ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, दिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक, लेकिन यहां पे एंजाइम कौन होगी, फास्फोफ्रक्टोकाइनेस। दैट मीन्स अगर यहां पे काइनेस है, पहले स्टेप में भी काइनेस थी, दैट मीन्स दिस रिएक्शन विल इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। और वो फॉस्फेट ग्रुप कहां से आएगा, यहां पे भी वो फॉस्फेट ग्रुप एटीपी से ही आएगा। एक फॉस्फेट ऑलरेडी था, लेट्स अज्यूम दिस इज फ्रक्टोज 6 phosphate. This is fructose 6 phosphate. Phosphate group is on carbon 6. In the next step, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस की प्रेजेंस में एक और एटीपी ने फॉस्फेट ग्रुप डोनेट किया, और वो फॉस्फेट ग्रुप कहां पे लगा, कार्बन 1 पे लगा। तो 6 कार्बन पे भी फॉस्फेट ग्रुप है और कार्बन 1 पे भी फॉस्फेट ग्रुप है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस कंपाउंड एज फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। यहां पे आपको एक बेसिक चीज ध्यान में रखनी है, दैट बेसिक थिंग इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइफॉस्फेट एंड बिसफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट एंड बिसफॉस्फेट, दूर से हमें लगता है कि दीज टू टर्म्स आर साइनोनिमस, ये एक जैसी लगती है। कौन कौन सी, डाइफॉस्फेट और बाइफॉस्फेट, बट देयर इज थिन डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स। वो थिन डिफरेंस क्या है, यहीं पे हम आपको समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 2 कार्बन कंपाउंड, कार्बन 1 कार्बन 2। अगर फॉस्फेट ग्रुप कार्बन 1 पे भी है और कार्बन 2 पे भी है, देन वी कैन कॉल इट एज डाइफॉस्फेट। दैट मीन्स phosphate groups, 2 phosphate groups are present on 2 different carbon atoms. Okay, but if the case was like this, जहां पे phosphate group
दोनों या तो कार्बन 1 पे थे या कार्बन 2 पे थे. If both these phosphate groups would have been at either carbon 2 or carbon 1, we could have called that situation bisphosphate. बिसफॉस्फेट और मानो डाइफॉस्फेट में फर्क कितना है? डाइफॉस्फेट में दोनों फॉस्फेट ग्रुप्स दो अलग अलग कार्बन एटम्स पे लगे होते हैं, लेकिन बिसफॉस्फेट में दोनों फॉस्फेट ग्रुप्स एक ही कॉमन कार्बन एटम से जुड़े होते हैं. ठीक है. और ये एंजाइम कौन रिएक्शन कैटालाइज करती है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज से. और ये एंजाइम, दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप. रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस. इसका मतलब that the rate of this breakdown is technically dependent on this step. That means कि ये वो स्टेप है जहां पे मैक्सिमम रेगुलेशन होती है साइकिल की, कितनी तेज रेट में, कितने फास्टर रेट में हमें एटीपी सिंथेसाइज करना है, या हमें एटीपी सिंथेसिस की अभी जरूरत है या नहीं है. वो कौन डिसाइड करता है? दिस स्टेप. एंड दिस स्टेप इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम रेगुलेशन when it comes to glycolysis. ठीक है. जब यहां पे पहुंच जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इस स्टेप को हम कहते हैं कमिटमेंट स्टेप. कमिटमेंट स्टेप मतलब जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, we call this step not only the rate limiting step of glycolysis, which is subjected to maximum regulation, but also the commitment step of glycolysis. That means once this compound is formed, it is for sure that this compound is to be metabolized, is to be broken down through glycolytic pathway. यहां तक अगर हम एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें, ये वो स्टेप है जहां पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दूसरे कामों में भी इस्तेमाल हो सकता था. फॉर एग्जाम्पल हमें स्टार्च बनाना है, पॉलीमराइजेशन हो जाएगी. कैसे? दिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वुड हैव बीन कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड देन यूटिलाइज्ड फॉर स्टार्च सिंथेसिस, ओके, या ग्लाइकोजन सिंथेसिस. बट वंस दिस इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इट इज प्रीटी श्योर दैट दिस कंपाउंड विल बी ब्रोकन डाउन इन अ ग्लाइकोलिटिक पाथवे ओनली. इसका कोई दूसरा फेट नहीं है. इसका फेट सिर्फ यही है कि इसको टूटना पड़ेगा, पाइवरेट बनना, इससे पाइवरेट निकलेगा, टूटना पड़ेगा पाइवरेट में और एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी. इसीलिए ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है. क्यों? एक तो रेट लिमिटिंग स्टेप है सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम रेगुलेशन, एंड देन इट इज द कमिटमेंट स्टेप वेयर इन ग्लूकोज फाइंड्स इटसेल्फ इन अ स्टेट वेयर इन इट विल इंटर इनटू ग्लाइकोलिटिक पाथवे. अब देखिएगा इंटरेस्टिंग बात, अब आप देखिएगा कि पहली रिएक्शन में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फिर आइसोमेराइजेशन हुआ तो हमारे पास फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हो गया, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट हो गया. ठीक है. दिस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज आल्सो अ 6 कार्बन कंपाउंड. ये देखिए कार्बन 1 2 3 4 5 6. अगर आप देखेंगे कार्बन 1 पे भी फॉस्फेट लगा है और कार्बन 6 पे भी फॉस्फेट लगा है, दैट मीन्स इट्स अ सिमेट्रिकल कंपाउंड. इसमें सिमेट्री है. इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 कंपाउंड्स ऑफ 3 कार्बन ईच सिमेट्रिकली. अगर आप देखें, दिस इज कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 4, 5 एंड 6. ठीक. कार्बन पहले पे फॉस्फेट, कार्बन छठे पे फॉस्फेट, तो 3 में बराबर टूटेगा. दिस इज द लाइन जहां से टूटेगा. देख रहे हैं आप, 3 यहां पे आए, 3 कार्बन यहां, 3 कार्बन यहां, और सिमेट्रिकली 2 बराबर के हिस्सों में टूटता है. तो जब फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट टूटेगा तो हमारे पास क्या आएगा? 2 मॉलिक्यूल आएंगे. 2 मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल सिर्फ 3 कार्बन कंपाउंड्स का बना होगा और उनका नाम क्या होगा? ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एंड दूसरे वाले का डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. और दोनों कंपाउंड्स 3 कार्बन के हैं, 3 कार्बन एटम के बने हैं. दैट मीन्स
जो 6 कार्बन एटम ग्लूकोज के थे वो हमें अब भी मिलते हैं किस फॉर्म में, 3 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट की फॉर्म में और 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के फॉर्म में। और एंजाइम उसको बोलते हैं एल्डोलेज। Aldolase is basically an enzyme that brings about the breakdown of fructose 1,6-phosphate into glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि ग्लाइकोलिसिस का मतलब हो गया स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। वो नाम कहां से आता है, वो इस स्टेप से आता है, क्योंकि दिस इज द स्टेप वेयर इन दिस फ्रक्टोज इज स्प्लिट इनटू 2 कंपाउंड्स ऑफ 3 कार्बन ईच। ये वो स्टेप है जहां पे फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट एक्चुअली 2 कंपाउंड्स में टूटता है, देयरफॉर जस्टिफाइंग द नेम ग्लाइकोलिसिस। लिसिस का मतलब हो गया ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन किसका, ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता कहां पे है, वो इस स्टेप में होता है जहां पे फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट टूटता है 2 अलग अलग कंपाउंड्स में। और वो 2 अलग अलग कंपाउंड क्या है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट। ठीक है, और ये जो स्टेप 1, 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, अब देखिए जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट जो है, these are interconvertible. These 2-3 कार्बन कंपाउंड्स आर इंटरकन्वर्टेबल, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ट्रायोज फास्फेट आइसोमेरेज यहां पे एंजाइम आएगी विच ब्रिंग्स अबाउट द कन्वर्शन ऑफ डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन इनटू ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट इनटू डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन। ठीक, Since these two forms are interconvertible, तो रेस्ट ऑफ द साइकिल में हम सिर्फ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट की बात करेंगे। डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों फॉर्म्स इंटरकन्वर्टेबल हैं, एक दूसरे में रेडिली कन्वर्ट हो जाती है, एक दूसरे में रेडिली आइसोमेराइज हो जाती है। तो अब जो भी हम रिएक्शन देखेंगे, हम ग्लाइसरल्डिहाइड फास्फेट को ही लेंगे। और ये था, दिस इज स्टेप 5। इन 5 स्टेप की अगर आप बात करेंगे, इन 5 स्टेप में 2 ऐसे स्टेप्स हैं जहां पे डायरेक्टली एटीपी कंज्यूम हुआ। वो कौन का स्टेप है, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3। ग्लाइकोलिसिस का मेन पर्पस था टू प्रोड्यूस एनर्जी, बट यहां उल्टा हो गया। वो उल्टा क्या हो गया, एटीपी एनर्जी इस्तेमाल हुई पहले स्टेप में और तीसरे स्टेप में एनर्जी इस्तेमाल हुई। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, इट्स लाइक अ बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल किस तरह है, जब हम कहीं कोई चीज इन्वेस्ट करते हैं, हम रिटर्न्स बाद में सोचते हैं, पहले हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन अ सेम मैनर लाइक अ बिजनेस मॉडल, दिस सेल इन्वेस्ट फर्स्ट ऑन ग्लूकोज। ये ग्लूकोज पे इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसको पता है कि ग्लूकोज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है दैट कैन बी हार्नेस, दैट कैन बी रिट्रीव्ड एट अ लेटर स्टेज, इसीलिए इस पे इन्वेस्ट कर रहा है। सेल को अपने इंटरेस्ट मालूम है कि भाई अभी मुझे इसको एक एटीपी देना है, दूसरा एटीपी देना है, लेकिन बाद में मैंने इससे एनर्जी अच्छे से निकालनी है। ये अपने इंटरेस्ट में एटीपी सप्लाई कर रहा है और ग्लूकोज को फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट तक पहुंचाता है, अल्टीमेटली तोड़ता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन में। ठीक, क्यों, अब इस एनर्जी में इस पहली 5 रिएक्शंस में 2 बारी हमारे पास एनर्जी इस्तेमाल होती है। वी कॉल दीज फर्स्ट रिएक्शंस एज एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज or preparatory because the cell prepares glucose for energy retrieving in the later slightly later on। एक ये बात है। दूसरी बात, एनर्जी इन्वेस्टमेंट। क्यों एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, इसलिए बिकॉज
cell invests energy in the form of 2 ATP molecules in these first 5 reactions. These first 5 reactions, they constitute the first phase of glycolysis, जिसको हम कहते हैं energy investment phase or preparatory phase, wherein the cell prepares glucose for breakdown. उसके बाद जो next 5 reactions होंगे, 5, 6 से लेकर 10 तक, वहां पे एनर्जी देने की सेल को कोई जरूरत नहीं पड़ती है, wherein the cell exploits these 3 carbon compounds to get maximum energy out of these. ठीक, अब जब ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट बना, ये कहां से बना? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से. ठीक है, इस ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट को कन्वर्ट किया जाता है 1,3 बिस फास्फो ग्लाइसरिक एसिड में या ग्लाइसरेट में. ठीक है, और कौन सी आएगी? I'll put a short form of this compound, glyceryl aldehyde phosphate. GAP. GAP means glyceryl aldehyde 3 phosphate. This GAP or glyceryl aldehyde 3 phosphate is converted into 1,3 bisphosphoglyceric acid. अब 1,3 bisphospho मतलब there are 2 phosphates. If this is glyceryl aldehyde 3 phosphate, that means this is carbon 3 and this carbon 3 has got phosphate group attached with it. In the next step, one more phosphate group is donated by H2PO4 2 negative. It's basically a phosphate group donor. और इस स्टेप में क्या होता है? एक डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है जहां पे NAD पॉजिटिव को रिड्यूस किया जाता है NADH. ये वाला स्टेप wherein glyceryl aldehyde 3 phosphate is converted into 1,3 bisphosphoglyceric acid. 2 events take place. पहले इवेंट में क्या होता है? एक फॉस्फेट ग्रुप डोनेट होता है. ठीक, और दूसरे इवेंट में क्या होता है? NAD पॉजिटिव nicotinamide dinucleotide is converted or reduced to NADH. ठीक है, and the enzyme involved here is glyceryl aldehyde dehydrogenase. Dehydrogenase इसलिए because it is involved in oxidation reduction reaction. एक NAD पॉजिटिव को रिड्यूस करता है, NADH बनाता है. अब 1,3 मतलब कि एक और फास्फेट ग्रुप अटैच हुआ, और वो फास्फेट ग्रुप कहां पे अटैच हुआ है? तीसरे कार्बन कंपाउंड पे. अभी तक अगर आप देखेंगे 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं और कार्बन 3 पे सिर्फ फास्फेट अटैच है. दैट मींस दिस इज ग्लाइसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट. लेकिन जब हम इसके कार्बन 1 पे भी फास्फेट ग्रुप अटैच करेंगे तो वी कॉल इट 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड. यहां तक समझ आई? अब जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है, इट इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू 3 फास्फो ग्लाइसरेट. क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे पास पहला जो ग्लाइकोलिसिस का काम है एनर्जी जनरेशन का, वो स्टार्ट हो जाता है. क्यों? एडीपी is converted into ATP. ATP is nothing but the energy. इसीलिए ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं. हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे ATP होता क्या है. जो 3 फास्फोग्लाइसरेट है, ये कब बनता है? जब 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड से एक ATP निकाल लिया जाता है, तो हमारे पास बचता क्या है? 3 फास्फोग्लाइसरेट, और जो एक ATP निकला, एक जो फॉस्फेट निकला, वो ADP के साथ मिलके ATP बनाता है. और यहां पे है एंजाइम फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस. लेक्चर के पहले हाफ में हमने बताया कि काइनेसिस वो एंजाइम्स हैं जो फॉस्फेट ग्रुप के ट्रांसफर में इन्वॉल्व होती है. और इस काइनेज ने क्या काम किया है? जो फॉस्फेट कार्बन 1 पे था वो निकाला और किसको दिया? ADP को दिया, और ADP को कन्वर्ट कर दिया ATP.
डाइफॉस्फेट से एटीपी को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो एटीपी है इट इज नथिंग बट एनर्जी। यहां मैंने आपको कहा ग्लाइकोलिसिस का काम था एनर्जी प्रोड्यूस करना, लेकिन पहले फेज में एनर्जी इन्वेस्ट में उल्टा चल रहा होता है। यहां पे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं बल्कि एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सेल को पता है 2 एनर्जी मॉलिक्यूल के देने के बाद मुझे अच्छी खासी एनर्जी वापस मिल सकती है, और एनर्जी मिलना यहां से स्टार्ट हो जाता है। आप देखिए कि पहला एटीपी फॉर्मेशन कहां पे होता है, जब 1,3-बिस्फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट किया जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, अब this 3-phosphoglycerate is converted into 2-phosphoglycerate। 3-phosphoglycerate भी 3 कार्बन कंपाउंड है, और 2-phosphoglycerate भी 3 कार्बन कंपाउंड है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? डिफरेंस यही है कि फॉस्फेट ग्रुप एक में कार्बन 3 पे है, 3-phosphoglycerate में एक फॉस्फेट ग्रुप कार्बन 3 पे है, लेकिन 2-phosphoglycerate में ये कार्बन जो फॉस्फेट ग्रुप है ये कार्बन 2 पे आ जाएगा। दिस इज कार्बन 2 एंड दिस फॉस्फेट ग्रुप विल बी शिफ्टेड फ्रॉम कार्बन 3 टू कार्बन 2, एंड दिस intramolecular shifting of phosphate groups or any functional group is achieved by phosphoglucomutase enzyme। phosphoglucomutase enzyme it brings in intramolecular group transfer, और यहां पे इसने क्या काम किया, कार्बन 3 पे जो फॉस्फेट था उसको ट्रांसफर कर दिया कार्बन 2 पे, इसीलिए हमने इसको 2-phosphoglycerate का नाम दिया। This 2-phosphoglycerate in the next step is converted into phosphoenol pyruvate। इसको हम PEP भी कहते हैं, फास्फोइनॉल पाइरूवेट। लेकिन यहां पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल वाटर लॉस होता है। ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ 2-phosphoglycerate into phosphoenol pyruvate देयर इज लॉस ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल, और ये कौन सी एंजाइम कैटलाइज करती रिएक्शन? दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज एनोलेज। क्या एंजाइम का नाम है? एनोलेज। काम क्या है? इट डिहाइड्रेट्स 2-phosphoglycerate into phosphoenol pyruvate। अब देखिए जो phosphoenol pyruvate इन केस ऑफ प्लांट्स इसको हम मैलेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इन केस ऑफ प्लांट्स मैलेट, बट इन केस ऑफ एनिमल्स एंड यूजुअली इन केस ऑफ प्लांट्स दिस phosphoenol pyruvate इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट। और पाइरूवेट पे हमारे पास क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन यहां पे हमारे पास एक और एटीपी निकलेगा। एडिनाइन डाइफॉस्फेट से कन्वर्ट हो जाएगा एडिनिन डाइफॉस्फेट से, और बनेगा हमारे पास अल्टीमेटली पाइरूवेट, इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड, और एंजाइम आएगी पाइरूवेट काइनेज। फॉस्फोनॉल पाइरूवेट से पाइरूवेट ग्रुप निकल जाएगा और किस पे लग जाएगा? एडीपी के साथ मिल जाएगा, बनेगा क्या? एटीपी, और हमारे पास क्या रहेगा फिर अल्टीमेटली? पाइरूवेट। हमने, अगर आपको याद हो, हमने कहा था कि ग्लूकोज से जब 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट के बनेंगे उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो हमने देखा था कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बना था, तो एक ग्लाइसरल्डिहाइड फॉस्फेट से एक फॉस्फेट पाइरूवेट बनेगा, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जब ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में इंटर कन्वर्ट होगा तो इससे हमारे पास दूसरा पाइरूवेट बनेगा। देयरफॉर बाय द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस वी आर ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट। और एक मॉलिक्यूल पाइरूवेट में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। तो 2 मॉलिक्यूल में हमारे पास 3 + 3 कार्बन इक्वल टू 6 कार्बन। ग्लूकोज भी हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड था।
हमने कहा था कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटेगा, किसमें टूटेगा? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट में, और ईच मॉलिक्यूल ऑफ पाइरूवेट कंटेन्स 3 कार्बन। ठीक, तो 3 + 3 6 कार्बन। लेकिन मैंने आपको कहा था कि जो फेज 1 है इसको हम बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट और प्रिपरेटरी फेज। क्यों? क्योंकि यहां पे एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है सेल को, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान रखेंगे, स्टेप 6, यहां पे हमारे पास क्या बनता है? NADH बनता है। तो एक NADH से हमारे पास कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं? 2.5 और इन सम टेक्स्ट अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3 ATPs। और उसके बाद हमने देखा एक ATP डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरेशन से निकला और दूसरा ATP सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरेशन से निकला। अब देखिए, मैंने आपको क्या कहा था? इट्स मोर लाइक अ बिजनेस मॉडल। क्यों? कितने ATP इस्तेमाल हुए? एक ATP, 2 ATP। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पे सेल की इन्वेस्टमेंट कितनी थी? सिर्फ 2 ATP। तो आप लिखिए 2 ATP, यह है इन्वेस्टमेंट। रिटर्न में हमें क्या मिल रहा है? बिकॉज व्हेन अ पर्सन इन्वेस्ट्स ही ऑलवेज लुक्स फॉर द रिटर्न्स। सेल ने भी अगर इन्वेस्टमेंट किया, सेल भी रिटर्न मांगता है, उसको भी रिटर्न चाहिएगा। रिटर्न में हमारे पास क्या मिलता है? एक NADH ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से और एक NADH हमें मिलेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से। तो हमारे पास टोटल NADPH कितने निकलेंगे? 2 NADH। ठीक, और ग्लाइसरॉल्डिहाइड से कितने ATPs डायरेक्टली निकल रहे हैं? एक ATP यहां पे निकल रहा है और एक ATP यहां पे निकल रहा है। मतलब एक ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से 2 ATP मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, 1 हियर 1 हियर, डायरेक्ट रिलीज ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। इस प्रोसेस को हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, ग्लाइसरॉल्डिहाइड से 2 निकल रहे हैं, ATP यहां पे, एक ATP यहां पे। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, जो मैंने कहा था इंटरकन्वर्ट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, इट कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। 2 ATP यहां से निकलेंगे, 2 ATP यहां से निकलेंगे। टोटल कितने ATP हो गए? 2 यहां से, 2 यहां से, तो टोटल ATP हो गए 4 ATPs। अब देखिए, एट द एंड ऑफ दिस ग्लाइकोलिटिक ब्रेकडाउन हमारी इन्वेस्टमेंट 2 ATP की थी, लेकिन रिटर्न में हमारे पास 2 NADH आते हैं और 4 ATPs आते हैं। और एक NADH की वैल्यू कितनी है? 1 NADH इज इक्विवेलेंट टू 3 ATP मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारे पास 6 ATP प्लस 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन, SLP का मतलब हो गया सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन का मतलब हो गया कि यहां पे ADP acted as co-substrate of 1,3-bis-phosphoglyceric acid and got converted into ATP। ठीक है, लेकिन जो NADPH में एनर्जी है, जो मैंने कहा दैट इज रफली इक्विवेलेंट टू 3 ATP। जो रिसेंट टेक्स्ट है वो कहते हैं 2.5 ATPs, बट द ओल्डर टेक्स्ट दे सजेस्ट दिस NADH इज इक्विवेलेंट टू 3 ATP मॉलिक्यूल। जो एनर्जी NADH में है दैट इज नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन। इसका मतलब हो गया इस NADH से हमें एनर्जी छीननी है, उस छीनने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, जो हम रेस्पिरेशन के एंड में पढ़ेंगे। क्रब साइकिल से भी NADH निकलते हैं, ग्लाइकोलिसिस से भी NADH निकलते हैं। इन NADH पूल को अल्टीमेटली हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डालते हैं, जहां से इनके इलेक्ट्रॉन्स, जो एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको लिया जाता है और उनसे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स या इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स जो एनर्जी निकलती है, उस इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स की एनर्जी को अल्टीमेटली हम ATP में कन्वर्ट करते हैं। तो बाय द एंड ऑफ दिस ग्लाइकोलिसिस साइकिल वी आर हैविंग टोटल 8 ATP मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब 8 क्यों? क्योंकि टोटल यहां पे 10 बन रहे हैं, लेकिन 10 में से हमारे पास 2 इस्तेमाल हो गए हैं इन्वेस्टमेंट फेज पे। अगर आप देखेंगे टोटल 10 ATP मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोलिसिस में बने। आउट ऑफ दीज 10 ATP मॉलिक्यूल्स 2 हमारे पास जो हमने उधार लिया था,
सेल के साइकिल के बिगनिंग में वो एक एटीपी यहाँ पे था स्टेप 1 में, और दूसरा स्टेप 3 में ये एटीपी जो हमने उधार लिया था इट इज़ टू बी गिवन बैक। जब हम 10 में से 2 दे देंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली कितना बचेगा, जो हमारे पास यील्ड रहेगी एटीपी की एट द एंड ऑफ दिस ग्लाइकोलाइसिस, वो हमारे पास 8 एटीपी इस्तेमाल रहेगा। जस्ट इमेजिन, मैंने कहा था इट्स मोर लाइक ए बिजनेस मॉडल। क्यों? जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी? इट वाज मीगर 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, बट रिटर्न्स, लुक एट द रिटर्न्स, 8 एटीपीज। 300 टाइम्स हमारा इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट के 300 टाइम्स हमारा रिटर्न मिला सेल को। सेल ने 2 एटीपी इन्वेस्टमेंट की थी और उसको रिटर्न में क्या मिला? 8 एटीपीज मिले। इसीलिए जो 8 एटीपीज मिले इनको अल्टीमेटली कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? टू डिराइव वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। वो हमारा डाइजेशन हो, वो हमारा रेस्पिरेशन हो, वो हमारा ग्रोथ हो, वो हमारा डेवलपमेंट हो, वहां पे ये एनर्जी इस्तेमाल होती है। अगर हम रिकैप करेंगे इस लेक्चर को तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज बेसिकली 6 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल है जो बनता कहाँ है? बनता है ग्लाइकोलाइसिस में। और उस ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड को क्या किया जाता है? उसको तोड़ा जाता है इन ए सीरीज ऑफ 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। उस कंपाउंड का नाम क्या है? पाइवरेट। और इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है? इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास 2 NADH मॉलिक्यूल्स हमारे पास मिलते हैं और हमारे पास 4 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। और हर एक NADH की जो ATP वैल्यू है वो 3 है। दैट मीन्स हमारे पास टोटल प्रोसेस में 10 ATP बनते हैं और 2 ATP हमारे माइनस हो जाते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट फेज में 2 लगे थे। दूसरी बात हमने ये कहा कि पहली 5 रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को हमने नाम दिया एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज और प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। बट जो दूसरी 10 रिएक्शंस हैं 6 to 10 उसको हम देते हैं पे ऑफ फेज और एनर्जी जनरेशन फेज, बिकॉज इट इज दिस फेज फ्रॉम रिएक्शन 6 to reaction 10 wherein the cell gives us energy, wherein the pathway gives us energy। एनर्जी किस किस की फॉर्म में देता है? 2 NADPH मॉलिक्यूल की फॉर्म में और 4 ATP मॉलिक्यूल की फॉर्म में। Therefore justifying the name energy generation or payoff phase। This completes this glycolytic pathway। तो जो दूसरा हमारा लेक्चर रहेगा वो इंशाल्लाह रहेगा क्रेब्स साइकिल पे, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो नेक्स्ट साइकिल आता है क्रेब्स साइकिल आता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। दिस विल कंप्लीट द एंटायर रेस्पिरेशन टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग।